एजीआई कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे फलनों का संयोजन। अगर आपने इससे पहले फलन के बारे में नहीं पढ़ा है, फलन एक एक अच्छादक 1 1 1 2 के बारे में भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप हमारे पिछले वीडियोज़ आप देख लें। उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के सिंपली उनको देख सकते हैं। आज हम सिंपल बात करने वाले हैं फलनों का संयोजन पर और प्रतिलोम फलन पर और व्युत्क्रमणीय फलन पर। ये 3 टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। यदि आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे उसे कमेंट अवश्य करें, और देखने के बाद में यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं फलनों का संयोजन यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो क्या होता है फलनों का संयोजन कि यदि f a से b पर एक फलन है और g b से c पर दो फलन, यानी कि f a से b पर और g b से c पर दो फलन है ये दोनों, और क्रम से संयोजन हम 2 या 2 से अधिकों का पढ़ेंगे, 2 का ही पढ़ेंगे, 2 से अधिक 3 का ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर दो फलन आपके पास में f और g आपके पास में दिए गए हैं। f a से b पर है, g b से c पर है। तो a से b में तथा b से c में है। अतः समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का, जो a है समुच्चय a, इसका प्रत्येक अवयव का जो इमेज आपको मिलेगा, प्रतिबिंब जो मिलेगा वो आपको b में मिलता है, b में है। तथा समुच्चय b के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो c में है, और a के प्रत्येक अवयव के संगत, हर एक अवयव के संगत c में एक जो रिलेशन होगा, यानी कि a के प्रत्येक अवयव के संगत c में एक अवयव होगा। अतः इस प्रकार g और f के संयोजन से a c में एक फलन प्राप्त हो जाता है। इस फलन को फलनों का संयोजन कहते हैं। कुछ इस प्रकार से ये सिंपल आपको समझ में आने वाला डायग्राम से कि एक सेट a, एक सेट b और एक सेट c आपके पास में है। a से b पर एक फंक्शन f था, तो यहाँ x हमने एलिमेंट डाला तो हमको y यानी कि fx मिलेगा यहाँ पर। जैसे ही हमने यहाँ पर एक b से एक फंक्शन c पर एक फंक्शन g था, मैंने जिसमें fx मैंने डाला तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, g fx मुझे यहाँ पर मिला। तो इन दोनों का जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन आपस में आया है, इनडायरेक्टली कॉम्बिनेशन जो आया है, उसे हम कहेंगे गॉफ। इस गॉफ को हम जो है इन दो फलनों का f और g के आपस में, इनका हम इसको संयोजन कहते हैं। ये इनके बीच में एक संयोजन है जिसको हम गॉफ कहेंगे, और जिसमें कि डायरेक्ट एलिमेंट x जो कि a सेट का एलिमेंट था, इसको गॉफ ऑफ x कहेंगे। गॉफ a से c पर निकला है। इसके संबंध में हम जो है एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से बहुत ही सिंपल ही हमें समझ में आ जाने वाला है। तो देखते हैं एक उदाहरण आपके लिए, नीचे लिखा है पहले से ही कि यदि a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर a b c d तथा c बराबर l m n, जहाँ f a से b पर और g b से c पर इस प्रकार से परिभाषित हैं कि f जो है ऑर्डर पेयर में दिया गया है, क्रमित युग्म में, कि 1 डालने पर a है, 2 डालने पर c, 3 डालने पर b, 4 डालने पर a, अर्थात यानी कि ये मैंने ओपन इसमें दिया है एग्जाम्पल में कि 1 डालने पर a, 2 डालने पर c, 3 डालने पर b और 4 डालने पर a मिल रहा है। अब यहाँ पर g में भी ऐसे ही इस प्रकार से ये पूरा एक कॉम्बिनेशन दिया गया है, या फिर एक पेयर के रूप में एक पूरा सेट दिया गया है इसका, और कह रहा है इसको फिर ओपन कर दिया g a पर, यानी a डालने पर l मिल रहा है, b डालने पर यहाँ पर l मिल रहा है, c पर भी m और d पर भी m मिल रहा है। तो गॉफ आपसे पूछा गया है। तो गॉफ आप कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही सिंपल वे में आप ज्ञात करेंगे। देखिए जगह बहुत ही कम है यहाँ पर, फिर भी आप समझ सकते हैं इतनी ही जगह में, तो आप सोच सकते हैं कितना छोटा ही क्वेश्चन होने वाला है। तो हमें हर एक एलिमेंट के लिए जो पहले सेट का एलिमेंट है, इनका तीसरे सेट के एलिमेंट से हमें सीधा सीधा रिलेशन निकालना है। यानी कि अगर हम 1 डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, यानी तीसरे वाले उसमें, ठीक है ना। ये मैं यहाँ ग्राफ दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा 4, जो भी मैं इसमें डालता जाऊँगा तो मुझे तीसरे वाले सेट में क्या मिलने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गॉफ 1 की। तो गॉफ 1 कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल कि g ऑफ f1, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे थे ऊपर, जब मैंने यहाँ पर x डाला तो मुझको fx मिला b में, और मैंने जब g इस फंक्शन पर इसको लगाया तो g fx मिला। ठीक है ना। तो यानी कि इसी को हम गॉफ कह रहे हैं।
तो इस गॉफ को हम कह सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, कुछ इस प्रकार से। तो यही बात हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जी ऑफ F1। अब F1 क्या है आपके पास में, जो कि आपको एग्जाम्पल में दिया गया है कि F1 आपके पास में है A, तो आप यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह पर A। अब GA क्या है आपके पास में L, तो यानी कि अब इनका इनडायरेक्टली एक सीधा यहाँ पर एक रिलेशन हो गया कि 1 अगर आप गॉफ में डालते हैं तो आपको यहाँ पर L मिलेगा, ठीक है। सेम एज अब की बार में अब आपने करना क्या है कि अब गॉफ 2 निकालेंगे। अब आप गॉफ 2 यानी दूसरे एलिमेंट के साथ में जो ए सेट का है, तो इसको हम जी ऑफ F2 कहेंगे। यहाँ पर जी ऑफ F2 का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर F2 की वैल्यू आपके पास में है C, जो कि ये है, तो आप यहाँ पर रख देंगे C। तो जी सी की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या है M, यानी 2 डालने पर आपको M मिलने वाला है। सेम इसी प्रकार से अब आप गॉफ निकालेंगे 3 के लिए, गॉफ 3, तो जी ऑफ F3, ठीक है। देन यहाँ पर आपको मिलेगा F3 की वैल्यू आपके पास में है B, तो ये मिल जाएगा GB, जो कि आपके पास में क्या होने वाला है, GB की वैल्यू क्या है आपके पास में L। सेम एज अब आपके पास में जो है G4 गॉफ 4, यानी कि G ऑफ F4, F4 की वैल्यू क्या है आपके पास में, F4 की वैल्यू है A, तो ये हो जाएगा GA, और GA की वैल्यू क्या है आपके पास में L। तो ये सिंपल आपने गॉफ बहुत ही आसानी से यहाँ पर फाइंड कर दिया है, समझ सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अगर यहाँ पर अगर ये बात करता कि सर आप फॉग निकालिए, यहाँ पर ये अगर ये फॉग 1 की बात करता तो नहीं निकाल पाते ना भाई, कि रिलेशन कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि ये F ऑफ G1 आएगा। अब G1 की वैल्यू क्या होगी वो कोई नेक्स्ट एग्जांपल में आप करके देख सकते हैं, क्वेश्चंस में भी आप देख सकते हैं। G1 की वैल्यू कुछ होती तो उसको यहाँ रखते, देन आपको और भी वैल्यूज़ मिल सकती थी। फिलहाल हमने जो बात करी है वो गॉफ की यहाँ पर करी है, क्योंकि ये फंक्शन जो हमको एग्जाम्पल जो था वो गॉफ के हिसाब से ही दिया गया था, ठीक है ना। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिलोम प्रतिबिंब। यदि उससे पहले अगर आपको इसमें गॉफ निकालने में यदि कोई परेशानी अगर आपको हुई है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दें। चलिए देखते हैं। प्रतिलोम प्रतिबिंब, इनवर्स इमेज। मान लीजिए कि कोई एक फलन ए से बी, यानी ए इसका डोमेन वाला सेट है और बी एक इसका कोडोमेन वाला सेट है। ये कोई फलन है, तो इस फलन में ए जो इसका डोमेन है इसमें से हमने कोई एक एलिमेंट ए डाला, और ए डालने पर हमको इसका इमेज जो मिला है वो मिला है हमें x, और b डालने पर हमें मिला y, और c डालने पर मिला है b डालने पर x ही मिला है, c डालने पर y और d डालने पर z। w यहाँ पर किसी की भी इमेज नहीं है। वो बात एक अलग है कि ये फंक्शन का कोई और टाइप है, ये मैनी इनटू फंक्शन है, ये मैनी इनटू फंक्शन, ठीक है, बहु एक, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर a की इमेज x मिल रही है, b की इमेज x मिल रही है, c की y, d की z मिल रही है। तो इस बात को हम कैसे कहेंगे कि हमने a डाला है तब हमें x मिला है, तो a को जो a होगा जब हमें a डालने पर x मिला है, तो इस x की जो प्री इमेज होगी a, ये इसके लिए प्रतिलोम प्रतिबिंब का काम करेगा, यानी इनवर्स इमेज का काम करेगा। जब मैंने a डाला फंक्शन में तो मुझे x मिला, देन अगर मैं जब x इसके इनवर्स में डालूंगा, यानी कि यहाँ से जब ये फंक्शन ऐसे चलेगा इससे इस पर, तब ये फंक्शन f इनवर्स की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर जब मैं इसमें x डालूंगा तो मुझे a मिलेगा, देन इसी तरीके से अगर मैं इसमें x डालूंगा तो मुझे b भी मिलेगा। यहाँ पर दोनों मिल सकते हैं, a भी मिल सकता है और b भी मिल सकता है, ठीक है। और इसी बात को हमने लिख दिया है कि a डालने पर x मिल रहा है, तो a को जो है x का f इनवर्स प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि प्रतिलोम प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात ऐसे ही इस बात को लिख दिया गया है, और f b जब मैंने डाला तो मुझको x मिला, तो b को यहाँ पर x का f इनवर्स इमेज कहेंगे, अर्थात f इनवर्स x में डालूंगा तो मुझे b मिलने वाला है। इसी प्रकार से y के लिए c है और z के लिए d है, ठीक है। तो इस बात को आपने नोट रखना है। एक नोट मैंने आपके लिए लिखा है, वो क्या है जरा देखें, कि समुच्चय B के किसी अवयव y के एक से अधिक प्रतिलोम प्रतिबिंब बन सकते हैं।
ठीक है ना। एक से अधिक बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर x जो था ऊपर, ये x के दो इमेज बन रही थी, प्री इमेज यानी प्रतिलोम इमेज, इनवर्स जो इमेज इसकी बन रही थी वो दो बन रही थी, तो एक से अधिक बन सकती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऑलवेज बन सकती है एक से अधिक। लेकिन हम फंक्शन में कुछ और कहते थे कि फंक्शन में एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती हैं, लेकिन जो ऑलरेडी इमेज बन चुकी है उसकी प्री इमेज एक से अधिक बन सकती है। ठीक है, इस बात के लिए मैंने कुछ उदाहरण भी आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि एफ इनवर्स पाई जो है x बिलोंग्स टू a और एफ एक्स इक्वल टू बाई, इसके लिए ए बी यानी कि एक से अधिक, जो कि ए के ही एलिमेंट हैं, एक से अधिक यहाँ पर इसकी इमेज बन सकती हैं। जैसे कि देखिए आप उदाहरण को जरा समझेंगे, तो उदाहरण में कह रहा है कि यदि एक फंक्शन r से r पर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ज्ञात कर दीजिए एफ इनवर्स माइनस फाइव, एफ इनवर्स माइनस फाइव। जैसा कि आपको जगह दिख रही है, उस जगह के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो सकता है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे समझेंगे। देखिए आपके पास में, मैं छोटा सा बना रहा हूँ इसको, ये रियल से रियल पर एक फंक्शन है, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, दोनों ही रियल नंबर के सेट हैं आपके पास में। तो इसमें सभी नंबर्स होंगे रेशनल इरेशनल, इसमें भी रेशनल इरेशनल। एक नंबर आपके पास में -5 है, ये -5 किसकी इमेज है? तो आपने कोई एक एलिमेंट इसमें डाला होगा x, देन आपको ये -5 मिला, वो आपने क्या डाला होगा? तो हमने यहाँ पर जैसे x डाला तो हमको मिला क्या? fx, और fx हमारे पास में क्या है? fx हमको कितना प्राप्त हुआ? -5, अगर हमने x एलिमेंट डाला है तो फंक्शन में, यहाँ पर अगर इसकी डोमेन में x एलिमेंट डाला है तो हमको -5 यहाँ फंक्शन की वैल्यू मिली। fx क्या है हमारे पास में? एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू -5। देन इसको मैंने उस साइड भेजा तो ये हो जाएगा -5 एंड -1 इक्वल टू में हो जाएगा -6। देन आप इस पर से स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस। क्या ये एक रियल नंबर है? ये रियल नंबर नहीं है, इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर ये इमेजिनरी नंबर है सर, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसलिए ये रियल नंबर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ इनवर्स -5 की जो है कोई भी प्री इमेज पीछे नहीं होगी। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि प्री इमेज का कोई भी सेट नहीं है, अर्थात ये क्या है? एक खाली है, क्योंकि -√6 एक वास्तविक संख्या का वर्ग नहीं होता है। ये यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो -6 कैसे किसी का स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। सेम एज आपके पास में भी है, तो डोमेन को डोमेन, रियल से रियल पर, देन आपने इसमें क्या डाला होगा? x, तो देन आपको फंक्शन इस पर अप्लाई होने के बाद में आपको इसकी वैल्यू 17 दे रहा है। ठीक है, नहीं 17 डालने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? x एलिमेंट डालने पर 17 दे रहा है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर ये तो इसमें डाल रहा है। अरे भाई f इनवर्स है, f इनवर्स तो इस साइड से चल रहा है ना, 17 डाल रहा है 10x मिल रहा है उसको, तो भाई x डाला होगा तभी तो 17 मिला होगा ना, सीधी बात ये है। तो आपने x डाला तो आपने क्या मिलेगा? 17। चाहो तो इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि x आपने डाला है तो ये क्या हो जाएगा? f इनवर्स 17, ये भी बात उसमें इसमें हो सकती है। देन इसे f इनवर्स को इधर पहुंचाओगे तो fx बन जाएगा। fx आपके पास में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। 16 का स्क्वायर रूट होता है +-4। तो यहाँ पर इसकी x की कितनी वैल्यूज आपको मिली? -4 और +4 आपके पास में, ये इसकी वैल्यूज आपके पास में होंगी। ये सेट होगा आपके पास में इसमें एलिमेंटों को डालने पर, यानी -4 और -7 को अगर मैं यहाँ फंक्शन में डालता हूँ तो मुझको 17 मिलेगा। तो यहाँ पर देखा अब हमने, एक से अधिक इमेज हमें, प्री इमेज हमें मिल रही हैं, यानी कि जिन्हें हम कह रहे हैं प्रतिलोम प्रतिबिंब हमें यहाँ पर मिल रहा है। ऐसे ही ये फंक्शन है सेम एज, इसको भी आप अब कैसे करेंगे कि आपने कोई फंक्शन x में, fx में x एलिमेंट डाला f में, देन आपको ये 26 दे रहा है। कन्फ्यूजन मिटा लो यहाँ पर बिल्कुल, कि किसी का ये कन्फ्यूजन ना रह जाएगा सर ये तो 26 डला हुआ है, ये भाई यहाँ से है, इसके लिए प्री इमेज निकाल रहे हैं, यहाँ एफ इनवर्स अप्लाई होता है, यहाँ एफ अप्लाई होगा, तो x इसका कोई एक एलिमेंट था तो x इस पर अप्लाई होगा तभी तो 26 मिल रहा है। एफ एक्स हमारे पास में है ये, देन
आप इसको इस साइड भेज देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, -1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, ये इसका स्क्वायर रूट प्लस -5। देन इसकी जो वैल्यू हो गई हमारे पास में -5 और +5 हमारे पास में इसकी वैल्यू हो गई। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी समझ में ये आया कि प्रतिलोम प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस आप अपनी बुक के लगा सकते हैं, किसी भी बुक के, RD शर्मा या और भी कोई बुक्स हैं आपकी, NCERT तो है ही है खैर, ठीक है ना, उसके भी आप क्वेश्चंस लगा करके देखेंगे। इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करूँगा प्रतिलोम फलन के बारे में। देन ये समझ में आ गया आपके, जितना भी मैंने लिखा है आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार जो है इसको पूरा नोट कर लें सही तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब मैं टॉपिक डालता हूँ अगला, प्रतिलोम फलन, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं या कैसे है ये, ठीक है। तो यदि कोई फलन f a से b पर एकीकी एवं आच्छादी है, एकीकी एवं आच्छादक है, तो f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स उन क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनके अवयवों को आपस में बदलने पर वे सभी क्रमित युग्म फलन f के क्रमित युग्म हो जाते हैं। यानी कि अगर f एक कोई फंक्शन है a से b पर, तो अगर इसका इससे a डालने पर b मिल रहा है तो इसका हमें पेयर मिलेगा ab, f का जो पेयर मिलेगा हमें। तो f इनवर्स के लिए हमें क्या मिलने वाला है कि b से a, तो यानी कि b a। अगर इनको पलट दिया जाए तो f के बन जाएंगे, और अगर इनको सीधा लिख दिया जाए, अगर इनको उल्टा कर दिया जाए तो ये f इनवर्स के हो जाएंगे। a भी f का है और आपके लिए b a f इनवर्स का जो है इमेज है या उनका पेयर है, ठीक है। मतलब समझ में आया? ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि f कोई फंक्शन है a से b पर, अगर ये एकीक एवं आच्छादक है तो f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा, जो f इनवर्स होगा, जिनके अवयवों को आपस में बदलने पर वे सभी क्रमित युग्म फलन f के क्रमित युग्म हो जाते हैं। यानी कि f के क्रमित युग्म हो जाएंगे ये, अगर इनको आपस में बदल दिया जाए तो, ठीक है ना। जैसे कि देखिए मैंने एक एग्जाम्पल कराया है, इस एग्जाम्पल को आप पहले देखें। एग्जाम्पल में कह रहा है कि यदि a बराबर 1 2 3 4 5 तथा b बराबर 3 6 9 12 15 तथा फलन a से b पर इस प्रकार से परिभाषित है कि f(x = 3x), तो f इनवर्स को क्रमित युग्मों में या फिर क्रमित युग्मों के रूप में लिखिए। यानी कि ये एक सेट है, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं, b एक सेट है 3 6 9 12 15 इसके एलिमेंट हैं आपके पास में। यानी कि 1 अगर हम f फंक्शन में डाल रहे हैं तो मुझे 3 मिल रहा है, 2 से ये 6 मिल रहा है और इससे 9 मिल रहा है, इससे 12 मिल रहा है, इससे 5 मिल रहा है। तो फंक्शन 1 1 तो है। 1 1 में क्या होता है कि इसके हर एक एलिमेंट की यहाँ पर इमेज होनी चाहिए, डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में एक अलग इमेज होनी चाहिए, तभी हमारे लिए ये फलन एकीकी होता है। आच्छादक के लिए कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज होनी चाहिए, ऐसा कोई बचे ना जिसकी की इमेज पीछे ना हो। तो यहाँ हमने पूरा ही डिफाइन कर दिया, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, डायरेक्टली हमको दिख रहा है। मगर हमको f इनवर्स के लिए निकालना है, फंक्शन हमको दिया रखा है पहले से ही, ठीक है। 1 1 भी दिख गया, ऑन टू भी दिख गया। तो इसकी इमेज हमें इस प्रकार से दे रखी है भाई। अगर आप 1 डालोगे, मैंने सॉल्व कर दिया है ये, कि अगर आप 1 डालोगे तो आपको 3 मिलने वाला है। इसमें डालिए x की जगह पर 1, यहाँ पे 3x है तो 1 डालोगे तो 3 बन जाएगा, 2 डालोगे तो 6 बन जाएगा, 3 डालोगे तो 9, 4 पर 12 15 बन जाएगा, ये 15 है। तो f को अगर हम क्रमित युग्म में लिखेंगे तो 1 डालने पर 3 मिला तो 1 3, 2 पर 2 6, 3 9, 4 12, 5 15, ठीक है। अब अगर इनको आपस में बदल दें हम तो ये f इनवर्स प्राप्त हो जाएगा हमें। f इनवर्स हो जाएगा 3 1 6 2 एंड 9 3 12 4 15 5, ऐसे करके उल्टा ही हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे इसके लिए प्रतिलोम फलन। अब इसके बाद में अब हम ये चेक करेंगे कि कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय कब होता है, यानी कि कोई भी फंक्शन इन्वर्सिएबल कब होता है। उसके लिए हमें फंक्शन को 1 1 शो करना पड़ता है, देन ऑन टू शो करना पड़ता है, देन उसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हम देखेंगे
इनवर्सिएबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, अगला टॉपिक है ये आप नोट करें वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके पॉज करके। ठीक है, नोट कर लीजिए। व्युत्क्रमणीय फलन, इनवर्सिएबल फंक्शन। यदि कोई फलन एफ ए से बी के लिए एक फलन बी से ए पर इस प्रकार हो कि अगर इन दोनों का गौफ निकाला जाए तो आइडेंटिटी आए और फॉग निकाला जाए वो भी आइडेंटिटी आए। यानी कहने का मतलब दोनों फॉग और गौफ अगर दोनों के लिए निकाले जाए, यानी दोनों का अगर हम संयोजन निकालेंगे दोनों फंक्शनों का, तो वो सेम आना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर ये है, सेम आना चाहिए। तब जो है एफ आपके लिए व्युत्क्रमणीय कहलाएगा तथा फलन जी जो होगा वो है एफ का प्रतिलोम फलन कहलाएगा। यहाँ पर जो दूसरा फंक्शन निकल करके आएगा उसे ही हम उसका एफ इनवर्स या फिर उसके लिए उसे कहते हैं उसका क्या, प्रतिलोम फलन कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, एक उदाहरण की। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एक फलन एफ आर से आर पर इस प्रकार से परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस 11। दिखाइए कि फलन f जो है वो व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स भी आपको यहाँ पर याद करना है। तो फलन को जो है आपको जब व्युत्क्रमणीय दिखाना है तो उसको आपको 1 1 और 1 2 भी प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले बात करता हूँ 1 1 के लिए, एकीकी के लिए। तो एकीकी में हम करते क्या थे कि दो एलिमेंट x1 और x2 हम लेते थे डोमेन में, यानी रियल नंबर का ही डोमेन है इसका। तो इसको आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं इसके ब्रैकेट में डोमेन। ठीक है, देन हम कहते थे कि मान लेते थे हम कि दोनों पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। दोनों पर अगर सेम आ रही है तो फंक्शन के लिए हमें वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर 6x माइनस 11। यहाँ x था तो यहाँ x है, यहाँ x1 है तो यहाँ भी x1 होगा। ऐसे ही यहाँ x2 है तो ये 6x2 और माइनस में 11 होगा। ठीक है, देन उसके बाद में अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। ये हमने कट कर दिया, कट कर देने के बाद में यहाँ पर ये बचेगा 6x1 और ये 6x2। 6 ने 6 को मार दिया, यहाँ पर ये दोनों बातें क्लियर। यानी फंक्शन अगर आपस में बराबर हैं तो इनके एलिमेंट भी आपस में बराबर हैं। अतः जो फलन है वह एकीकी है, फलन एकीकी है, यानी कि फंक्शन हमारे लिए 1 1 है। अब ऑन टू के लिए, अच्छादक के लिए, अब अच्छादक दिखाएंगे इसे। अच्छादक के लिए यानी कि फॉर ऑन टू की जब बात करते हैं तो y एक कोई एलिमेंट लेकर के चलते हैं इसके कोडोमेन में, और कोडोमेन में हमने एक एलिमेंट y डाला है। तो अगर हमने कोडोमेन में y डाला है यहाँ पर, देन इसके लिए हम प्री इमेज यहाँ पर चेक करते हैं कि कोई एलिमेंट ऐसा ज़रूर है जिसकी ये एलिमेंट इमेज है, ये y इमेज है। तो यहाँ पे आपके फंक्शन है यानी x डालोगे तो आपको y मिलने वाला है, एफ एक्स इक्वल टू वाई या फिर y इक्वल टू एफ एक्स। अब आपके पास में एफ एक्स क्या है, 6x माइनस 11 ये रहा। देन यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि वह वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या होगा जो हमने इसमें डाला है जिस पर कि हमें y दे रहा है। देन इस 11 को इधर भेज दीजिए तो y प्लस 1 यानी 11, और ये x नीचे चला जाए, ये 6 से चला जाएगा नीचे तो y प्लस 1/6। अब ये चेक करते हैं कि ये भी रियल नंबर का सेट था, ये भी रियल नंबर का। अब यहाँ पर अगर मैं y का कोई भी रियल नंबर यहाँ से डालूँ तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये बात फेल हो जाएगा। मैं यहाँ पे मान लो 0 डाल देता हूँ, 11/6, 11/6 इसमें होगा, इसमें x की तो वैल्यू निकल करके आई है नहीं, इसमें होगा, ऑलवेज होगा, फॉर एवरी। इस बात को आप चेक कैसे करेंगे कि आप फंक्शन में यहाँ x की जगह पर इस वैल्यू को रख के देख लीजिए, अगर आपको y मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है। तो इसको आप पुट करिए यहाँ फंक्शन में, पुट करेंगे एफ एक्स में तो आपको x की जगह पर इसे रखना है इनटू में y प्लस 11/6 और माइनस 11। 6 से 6 कट गया यानी कि y प्लस 11 माइनस 11, इससे कट जाएगा यानी कि y। यानी कि आपको इस नंबर को डालने पर x की जगह पर आपको जो है y मिल रहा है। अतः फलन अच्छादक भी है, अतः फलन अच्छादक है। अब फलन अच्छादक भी है तो अब आपने करना क्या है कि अब फंक्शन को आपने इनवर्सिएबल आप कह सकते हैं कि फलन हमारे लिए क्या है, व्युत्क्रमणीय है। अगर व्युत्क्रमणीय है तो वो इनवर्स फंक्शन है कौन, तो इनवर्स फंक्शन के लिए ऐसा ही तो करते हैं कि y हमने कोई इमेज डालते हैं और इसके लिए चेक करते हैं पीछे, इसके लिए इनवर्स रिलेशन
इन्वर्स फंक्शन ऐसे करके एफ इन्वर्स। ठीक है, तो उसे अब हम करेंगे कैसे कि एफ एक्स डाला तभी तो वाई मिला हमें फंक्शन में। हमने क्या डाला था, एक्स, एक्स डाला। यहाँ आप कह दीजिए कि अतः फलन एफ व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, अब माना एफ एक्स इक्वल टू बाई, एफ एक्स क्या है आपके पास में, एक्स माइनस वन इक्वल टू बाई। देन इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो एक्स इक्वल टू आपके पास ऑलरेडी था, आपने ये प्रूव करा था, बाई प्लस के 11 और ये 6। ठीक है, तो आपके पास में एफ इनवर्स आ गया। एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास में, अगर आप यहाँ से निकालेंगे या यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालने पर ये क्या था, एफ एक्स इक्वल टू था वाई। देन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इनवर्स वाई। तो ये वाई के लिए आ गया एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई प्लस 11/6। इस बात को अगर एक्स के लिए कहते तो एफ इनवर्स एक्स, इसकी जगह पर एक्स रिप्लेस कर देते हम। देन इनवर्स फंक्शन जो मिला हमें वो ये मिला एक्स प्लस 11/6। ये इनवर्स फंक्शन है जिसे कि हम दूसरा फंक्शन जी एक्स भी कह सकते हैं। अब जो डेफिनेशन थी आपके पास में, ऊपर जो डेफिनेशन थी कि दो फंक्शन आपने जैसे एक फंक्शन ए से बी के लिए और एक फंक्शन बी से ए पर, अगर इन दोनों का गॉफ और फॉग अगर सेम है, तो अब मैं इनकी गॉफ और फॉग की बात करूं तो देखो मैं कैसे कर सकता हूं। पहले मैं दोनों फंक्शनों की वैल्यू को आपको पीछे लिख दे रहा हूं अगले पेज पर। ठीक है, देखिए ये आपके पास में दोनों फंक्शंस हैं, दोनों ही फंक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो दोनों के लिए अब आप करेंगे क्या कि आप पहले निकालेंगे, चलिए फॉग एक्स के लिए। जब आप फॉग निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अभी समझाया हमने ये। ठीक है, हाँ जी, तो जी एक्स हमारे पास में क्या है साहब, जी एक्स है हमारे पास में एक्स प्लस 11/6 और एफ एक्स हमारे पास में 6x माइनस 11 है। ठीक है, 6x माइनस 11 हमारे पास में ये है। तो इन्हें अब एक्स की जगह पर ये पूरा इसमें रख देना है। तो जरा आप रखेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 11/6 माइनस 11, 6 से 6 कट गया, ये रह गया एक्स प्लस 11 माइनस 11, 11 से 11 कट गया, ये हो गया एक्स। देन अब आप निकालेंगे गॉफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए आप कैसे कह सकते हैं, गॉफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है आपके पास में, हमारे पास में एफ एक्स है 6x माइनस 1। देन इसे अब आप कहाँ रख देंगे, इसकी जगह पर। यहाँ x था तो ये सब था, अब इतना आ गया तो इस x की जगह पर इसे रख देंगे। तो 6x माइनस 1 प्लस 11, सॉरी 11 था ये 1 नहीं, और 11 से 11 कट गया, ये 6x/6 यानी x। यानी कि गॉफ और फॉग आपके पास में देखिए, ये हमने निकाला था फॉग और ये निकाला गॉफ, दोनों ही सेम आए हैं, दोनों सेम आए हैं, बिल्कुल सेम आए हैं। अतः हमारे लिए फंक्शन क्या है, इनवर्सिएबल है, यानी फलन हमारे लिए व्युत्क्रमणीय है। ये बात भी हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। यदि आपको कोई समस्या अगर इसमें आ रही है तो आप मुझे कृपया करके कमेंट कर दें। कोई भी यदि आपको दिक्कत है, कैसे भी किसी भी संबंध में यदि आपको कोई भी परेशानी यदि आपको हो रही है तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।